सारे के सारे कपड़े खराब हो गए। लगता है भगवान भी नहीं चाहते थे कि मुझे नौकरी मिले। माँ, ओ माँ, जरा पानी की बाल्टी बाहर लाना, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। कविता की आवाज सुनकर उसकी माँ नीलिमा और बाकी 4 बहनें माया, सुधा, निशी और मीना बाहर आती है और नीलिमा कविता को मिट्टी में सना देखकर कहती है, ये क्या हाल करवा कर आई है? अरे तू तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी ना, फिर ये कैसे हुआ? माँ, रास्ते में एक गाड़ी वाले ने सड़क का पानी मुझ पर उछाल दिया, जिसके कारण मेरा ये हाल हुआ। अरे तो ऐसे ही चली जाती, क्यों अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आ गई घर? तुझे पता है ना घर के हालात। किस्मत से एक नौकरी के लिए तुझे बुलाया था और ये हो गया। माँ, अब इसमें दीदी की क्या गलती है? और अगर ऐसे कपड़ों में नौकरी मांगने जाती तो इसको घुसने ही नहीं देते। और वैसे भी किस्मत से ज्यादा और किस्मत से कम किसी को नहीं मिलता, इसलिए आप चिंता मत करो। शायद दीदी को ये जॉब मिलनी ही नहीं थी। किस्मत की बात तो तुम करो ही मत। 5-5 बेटियां सर पर हैं। तुम्हारे पिताजी तो समय से पहले ही ऊपर चले गए। अब ना जाने क्या लिखा है तुम्हारी किस्मत में। माँ, किस्मत लिखना हमारे हाथ में होता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो अपनी बुरी किस्मत को भी अच्छा कर सकते हैं। ये किस्मत गरीबों की अच्छी नहीं होती। खैर, अब क्या रोना किस्मत पर। आजा अंदर। पानी तो लाकर दे दो, सारा घर गंदा हो जाएगा ऐसे अंदर आऊंगी तो। नीलिमा पानी लाकर कविता को दे देती है, जिसके बाद वो खुद को साफ करके घर के अंदर आती है और नहा धोकर खुद को अच्छे से साफ कर लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। नीलिमा एक घर में साफ सफाई का काम किया करती, लेकिन उसकी मालकिन ने उसको काम से निकाल दिया, जिसके चलते नीलिमा घर आकर अपनी 5 बेटियों के सामने रोते हुए कहती है, लो अब मेरी भी नौकरी गई। मालकिन ने अचानक ही मुझे काम से निकाल दिया। हे भगवान, इस गरीबी में कैसे दिन दिखा रहा है। माना मेरी किस्मत खराब है। कम से कम मेरी इन 5 बेटियों की किस्मत तो ढंग से लिखता। मेरे साथ ये भी दुख झेल रही हैं। माँ, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? काम ही छूटा है, दूसरा मिल जाएगा। वैसे मेरी मानो तो तुम काम छोड़ दो, अब मैं और मेरी बहनें काम कर लेंगी। हाँ माँ, मैं और दीदी काम देख लेते हैं। अरे नहीं मेरी बच्चियों, मैं नहीं चाहती जैसी जिंदगी मैंने झेली है तुम भी झेलो। ऐसे दूसरों के घर काम करने वाला काम नहीं करना तुमको। तुम 5 कहती हो ना अपनी किस्मत अपने हाथ में होती है, तो मेरी बच्चियों अपनी किस्मत लिखो और बहुत अच्छी लिखो। माँ, आपने कुछ ना होते हुए भी हमें शिक्षा का ज्ञान दिया, कैसे कैसे हमें पढ़ाया है हम जानते हैं। इसलिए अब आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। मैंने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा है, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगी। माँ, मुझे कपड़े सिलने का शौक है, तो मैंने भी ऑनलाइन फ्री फैशन डिजाइनिंग के कोर्स की सोची है। उसके बाद मैं अपने डिजाइन बड़े बड़े डिजाइनर्स को भेजूंगी। किस्मत अच्छी रही तो शायद मुझे भी अच्छा काम मिल जाए। और माँ, हम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे ताकि कॉलेज में हमें फीस ना भरनी पड़े और स्कॉलरशिप से हमारा काम हो जाए। हाँ मेरी बच्चियों, तुम्हारी अच्छी किस्मत तुम खुद लिखोगी, क्योंकि किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ये मैंने जान लिया। इतना बोलकर नीलिमा भी अगले दिन से दोबारा काम की तलाश में निकल जाती है और उसकी 5 बेटियां भी मेहनत में लग जाती है। नीलिमा को एक जगह पर काम मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को अच्छे से सपोर्ट करती है और इस बार किस्मत के भरोसे बैठे रहने के बजाय वो उनको अपनी किस्मत लिखने का हौसला देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक शाम नीलिमा की पड़ोसन सरला उनके घर आकर कहती है, अरे नीलिमा बहन, अच्छा हुआ तुम घर में ही मिल गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे सरला बहन जी, आओ आओ बैठो। निशी बेटी, पानी लेकर आओ जरा। अरे नहीं, इतनी जरूरी बात नहीं है। मैं जो बात करने आई हूँ वो सुनो ना। मेरा बड़ा बेटा अमन है ना, मैंने उसकी शादी के बारे में सोचा है। तो क्या तुम अपनी बड़ी बेटी कविता की शादी मेरे बेटे से करोगी? क्या कविता की शादी? नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती और जब तक वो नहीं चाहेगी मैं उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है और तुम अपने हालात तो देख ही रही हो। 5-5 बेटियां हैं तुम्हारी। तुमको तो अपनी किस्मत अच्छी समझनी चाहिए, जो कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लाई हूँ। माफ करना सरला बहन, लेकिन अच्छी किस्मत मेरी बेटियां खुद लिखेंगी। उनको अपनी किस्मत अच्छी करने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, आप जा सकती हैं। हाँ, मैं भी देखती हूँ ना कि कौन सी किस्मत चमकती है तुम्हारी बेटियों की। इतना बोलकर सरला मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। यूं ही समय गुजरता है। कविता अपनी पढ़ाई पर जोर शोर से लग जाती है और 1 महीने बाद उसका एग्जाम होता है, जिसके लिए वो अपने घर से अपनी माँ के हाथ से दही चीनी खाकर जाती है और निकलते ही उसको सामने सरला और उसका बेटा अमन मिलता है और दोनों कविता और नीलिमा को देखकर बोलते हैं, देख बेटा, ये लड़की जिसने तेरे जैसे लड़के का रिश्ता ठुकराया है, अरे अपनी किस्मत को भी अपने हाथों से ही यूं जाने दिया और अब पता नहीं कौन सा पेपर देने जा रही है।
माँ जितने मर्जी पेपर दे दे, सरकारी नौकरी तो नहीं लगेगी। हाँ हाँ चिंता मत करो, अब तो खुद भी ये लोग रिश्ता लेकर आए ना माँ, तो मानना मत बिल्कुल। चिंता मत करो बेटा, मेरी बेटियों को मुझे पूरी जिंदगी घर बैठाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे घर की बहू बनाना मंजूर नहीं। कविता बेटा तुम जाओ, लेट हो जाओगी। कविता सब कुछ नजरअंदाज करके अपने एग्जाम से डर जाती है। तो वहीं सुधा अपनी डिजाइन बनाकर उनकी तस्वीरें बड़े बड़े डिजाइनर्स को भेजती है और निशी, माया और मीना अपनी पढ़ाई में लगी होती है। समय गुजरता है। कुछ समय बाद कविता का रिजल्ट आता है और वो खुशी से नाचती हुई अपनी माँ और बहनों के पास आकर कहती है, माँ, मेरी किस्मत लिख ली मैंने। माँ मैं पास हो गई, और वो भी 1 नंबर रैंक के साथ। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है माँ। सच में मेरी बच्ची, तू सच कह रही है ना? हाँ माँ, आपकी बेटी ने किस्मत बदल ली अपनी। इस गरीबी में अब हमें नहीं रहना पड़ेगा। तूने कर दिखाया मेरी बच्ची, तूने कर दिखाया। दीदी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी मेहनत रंग लाई। हम तीनों का भी रिजल्ट आने वाला है कल। मेरी बहनों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। इतने में बाहर से सुधा आती है जो सबको खुश देखकर बोलती है, लगता है घर का माहौल अच्छा है। मेरे पास इसको अच्छा करने की एक और खबर है। मुझे एक बहुत बड़े डिजाइनर के अंडर काम करने का मौका मिला है। साथ ही वो सिखाते हुए मुझे पेड भी करेंगे। उनको मेरे डिजाइन बहुत अच्छे लगे। सच में मेरी बच्ची, तुम दोनों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने तो सोचा ना था, ना जाने तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन तुम सबकी हिम्मत देखकर पता चला कि किस्मत तो खुद से लिखी जाती है। हाँ माँ, किस्मत बिगाड़ना और बनाना हमारे हाथ में है, इसलिए कभी अपने साथ हुए बुरे को किस्मत का नाम नहीं देना चाहिए। हाँ, बस कल इन तीनों का भी रिजल्ट आ जाए। अगले दिन कविता फोन पर अपनी तीनों बहनों का रिजल्ट देखती है, जिसके बाद वो तीनों के सामने बोलती है, मुझे तुम तीनों से ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या किया तुमने? क्या हुआ दीदी, बताओ ना दीदी, क्या हुआ? वही जो होना था, तुम तीनों ने कॉलेज में टॉप किया है। क्या सच में? अरे वाह, सोने पर सुहागा खबर है ये तो। मेरी 5 बेटियां इतनी काबिल निकलेंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी छुटकी बहनों, तुम तीनों को बहुत बहुत बधाई। आखिर हम 5 बहनों ने अपनी बुरी किस्मत को मात दे ही दी। और माँ, अगले हफ्ते मुझे सरकार की तरफ से रहने के लिए एक पक्का घर मिलेगा, तो हम अगले हफ्ते वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है माँ, अब आपकी बेटियाँ कमाएंगी। अपनी 5 बेटियों को अपनी किस्मत लिखता देखकर नीलिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले हफ्ते जब पूरा परिवार घर छोड़कर नए घर में जाने लगता है, तो नीलिमा जाते हुए सरला से कहती है, सरला बहन, देख लिया, मेरी बेटियों ने लिख ली अपनी किस्मत, साथ में मेरी भी। जरूरी नहीं गरीब की बेटियां भी गरीबी में मरेंगी। जब दिल में हौसला हो किस्मत बदलने का, तो भगवान भी साथ देते हैं। सरला की आंखें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद नीलिमा अपनी 5 बेटियों संग एक नई और खुशहाल जिंदगी में कदम रखती है। कश्यप सुबह सुबह जल्दी उठकर सुजल के लिए नाश्ता बनाती है। कुछ देर बाद सुजल नहा धोकर रेडी होकर नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। तभी कश्यप नाश्ता परोसते हुए सुजल को बोलती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो क्या बात है? आज इतनी मीठी वाणी क्यों बोल रही हो? जी, वाणी तो मेरी हमेशा से ही बहुत मीठी है, आपका कभी ध्यान ही नहीं गया। जल्दी बताओ क्या काम है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। जी, मुझे पैसे चाहिए। कल आलोचना के यहाँ कीर्तन है, तो मुझे नई साड़ी लेनी है। अरे जो पहले की रखी है वही पहन लो ना। वैसे भी तुम्हारी 1 रुपए जैसी शक्ल है, तब भी वैसी ही लगेगी जैसी अब है। चलो, कम से कम मेरी शक्ल 1 रुपए जैसी तो है, और तुम तो ठंडी मैगी जैसी हो, एकदम बेस्वाद। थैंक यू तारीफ के लिए। अब मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे ही नसीब में ये फिटे मुँह औरत लिखी थी। हाँ, तुम तो महानता की मूरत हो ना। दुष्ट आदमी, बीवी को शॉपिंग के लिए पैसे नहीं देते। अरे तुम्हें कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक वाले, पाप लगेगा पाप। सुजल कश्यप की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और कश्यप अपने श्लोक सुनाना जारी रखती है। थोड़ी देर बाद उसके घर आलोचना आती है और कश्यप को ऐसे गुस्से में धुआं छोड़ते हुए देखकर बोलती है, अरे कश्यप, क्या हो गया? तंदूर की तरह तप क्यों रही है? होना क्या है यार, करम फूट गए मेरे इस आदमी से शादी करके। अरे कुछ तो बात हुई होगी। भाई साहब तो कितने सीधे हैं, कभी ज्यादा बोलते हुए भी नहीं दिखे। हाँ, एकदम जलेबी की तरह सीधे हैं, और मीठे तो इतने हैं कि करेला भी उनके आगे फीका है। अरे बस। अरे हद है इस आदमी की। मतलब पैसे मांग लो ना, तो पैसे तो निकलेंगे नहीं, लेकिन गजलंबी जुबान जरूर निकल जाती है बाहर। अरे यार,
जिस घर ना झांको वो ही अच्छा। हर घर की यही कहानी है। बस मेरे राम जी तो इन सबसे अलग है। मेरे बिना कहे ही मेरी पसंद की हर चीज ले आते हैं। हाँ हाँ, अब तू भी जले पर नमक छिड़क ले, इसी की कमी रह गई थी। अगले दिन कशक अपनी पुरानी साड़ी पहनकर आलोचना के घर कीर्तन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि मोहल्ले की सभी औरतें नई नई साड़ियाँ पहन के आई हैं। ये सब देखकर उसका दिल और ज्यादा जलने लगता है और उसके गुस्से के कोयले इस बार फिर सुलग जाते हैं। शाम को जैसे ही सुजल ऑफिस से आता है और फ्रेश होकर डिनर के लिए टेबल पर बैठ जाता है और कशक को आवाज लगाते हुए बोलता है, कशक कहाँ हो? खाना नहीं खाना है क्या? ये लो खाना। तुम में दिमाग नहीं है, ये तो पहले से ही पता है, पर अब क्या अंधी भी हो गई हो जो ये खाली बर्तन ले आई हो? खाना कहाँ है? मैंने नहीं बनाया खाना वाना। ये जो नोट कमा कमा के तुम अपनी जेबों में रख रख के उन्हें काई लगवा रहे हो ना, उन्हें खर्च कर बाहर से खाना मंगवा लो। यार मतलब तुम हमेशा भड़कती क्यों रहती हो? नहीं बनाया खाना तो मत बनाओ। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम ऐसे ही कलेश करोगी। अरे मैं तो पहले ही पेट फुल करके आया हूँ और तुम भी पानी पियो और सो जाओ। अपनी बकवास बंद करो और मुझे पैसे दो, समझ गए? ज्यादा दिमाग खराब किया ना मेरा तो आज मैं तुम्हारा खून करके ना खुद को विधवा कर लूंगी। बेबी रिलैक्स, क्यों विधवा हो रही हो? देता हूँ ना पैसे, बस चाकू रख दो। 5,000 रुपए अभी के अभी इस टेबल पे रखो, फलना तुम्हारा जो होगा ना वो सोच लेना। कशक के डर से सुजल जल्दी से अपनी जेब से करारे करारे नोट निकालकर टेबल पर रख देता है और कशक लपक के उन्हें पकड़ लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। कशक और सुजल का आए दिन पैसों को लेके झगड़ा होता ही रहता था। ऐसे ही देखते ही देखते करवा चौथ का दिन आने वाला होता है। सभी सुहागनें इस व्रत की तैयारियां करने लगती है। बाजार में सुहागनों का सामान तरह तरह की दुकानों पर बिक रहा था। हर तरफ रौनक और धूमधाम का माहौल था। वहीं शाम को जब सुजल अपनी तनख्वाह लेकर घर आता है और नोट गिनते हुए खुद से बोलता है, बेटा सुजल, जल्दी इन नोटों को कहीं छुपा दे। अगर उस नागिन ने देख लिए ना, अपना फन फैलाकर सारे पैसे हड़प लेगी। पर इन पैसों को रखूं कहाँ? हाँ, वो जो अलमारी में पर्स रखा है ना, सारे उसमें रख देता हूँ छुपाकर। और पैसे मांगेगी तो बोल दूंगा कि अभी तनख्वाह नहीं मिली। वाह सुजल बेटा वाह, मतलब दिमाग तो बहुत है तुझमें। ऐसे ही सुजल पैसे पर्स में रखकर आराम से हॉल में जाकर सोफे पर पसर जाता है। तभी हाथों में गरम गरम चाय लिए कशक उसके पास आती है और बोलती है, सुनिए जी, ये लीजिए गरम गरम चाय। हाँ चुड़ैल, तुझे पता है आज तनख्वाह आने वाली है, इसलिए तेरे गटर जैसे मुंह से आज मीठी मीठी वाणी निकल रही है। जी आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा ना, लाइए मैं दबा दूं? हाँ जरूर। सुनिए जी, करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मुझे परसों शॉपिंग करनी है, पैसे दे दो ना। अच्छा, कितने पैसे चाहिए बताओ मुझे। जी यही कुछ 10,000 रुपए। अरे इतने कम? 15,000 तो ले लो ना जान। सच्ची? दो ना फिर जल्दी से। पैसे तो मैं दे दूं, पर कहाँ से आ गया इस बीच में? पर मेरी सैलरी अभी मिली नहीं है। तुम चाहो तो मेरा अकाउंट चेक कर लो, अभी पैसे नहीं आए हैं। अच्छा हुआ जो इस बार बॉस से कैश में सैलरी ले ली, नहीं तो ये चुड़ैल खा जाती। कोई नहीं, मैं शाम को ला दूंगा तुम्हें। राम से उधार लेकर फिर लौटा दूंगा उसे। सुजल की बात सुनकर कशक बहुत खुश होती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। सुजल बाहर से टहलता हुआ घर आता है। तभी कशक बोलती है, जी सुनिए, आप पैसे ले आए क्या? नहीं जान, पर सुबह पक्का दे दूंगा, तुम फिर दिल भर के शॉपिंग कर लेना। ऐसे ही दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कशक जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम खत्म करती है और काम करते करते उसे दोपहर हो जाती है और तभी सुजल सीटी बजाता हुआ उसके पास आता है। उसे देखकर कशक कुछ कहती उससे पहले ही सुजल उससे बोलता है, जान पैसे ही लेकर आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ तुम शॉपिंग पर जाने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और खुशी में नाचता हुआ वो एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है जहाँ राम बैठकर कॉफी पी रहा था। सुजल को इस तरह फुदकता देखकर राम उससे बोलता है, भाई क्या बात है, बड़ा खुश हो रहा है, भाभी मायके चली गई क्या? हाय, चली जाए तो मैं तुझे फ्री की पिला दूं। तो भाई बता ना तेरी खुशी का राज। राम की पूछने पर सुजल उसे सारी बात बताता है और खुशी से फिर नाचने लगता है। जिसके बाद सुजल बोलता है, अच्छा पागल बनाया है मैंने आज उसे, अब मैं घर लेट जाऊंगा
और बोल दूंगा जान पैसे नहीं मिले, और कल पास के बाजार से उसे सस्ता सा सामान दिला दूंगा। क्या दिमाग लगाया है मैंने। भाई पर मैंने तो भाभी को एक पुराना सा पर्स हाथ में लिए आलोचना के साथ बाजार जाते देखा था, और दोनों कह रही थी कि रात तक ही घर वापस आएंगी। क्या भाई, क्या बोला? पुराना पर्स किस रंग का था? भाई वो काले रंग का था, मुझे अच्छे से याद है। नहीं भाई, मेरे पैसे तो गए। अरे क्या हो गया बताना। रात को जैसे ही सुजल घर जाता है तो देखता है कि कशक हाथों में मेहंदी लगाए हुए आराम से सोफे पर बैठी है और सुजल को देखकर बोलती है, अरे आप आ गए, देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। आज बहुत मजा आया शॉपिंग में। शॉपिंग? पर जान पैसे तो कहाँ से आए पैसे? अरे मेरे प्यारे पतिदेव, आपको क्या लगा था कि आप मुझे बेवकूफ बनाएंगे और मैं आसानी से बन जाऊंगी? उस दिन जब आप नोट गिन गिन कर मेरे पर्स में डाल रहे थे ना, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। फिर भी मैंने आपको एक मौका दिया कि चलो आप अपने मुंह से ही सच बता दोगे, मुझे खुद से पैसे दे दोगे। लेकिन मैं तो भूल गई थी कि कुत्ते की दुम अगर 12 साल भी नली में डाल के रखो ना, तो भी वो टेढ़ी ही रहती है, सीधी नहीं होती। कशक मुझे माफ कर दो बेबी, सॉरी, मैं ज्यादा ही कंजूस हो गया था, सॉरी। कान खोल कर सुन लो, अब से हर महीने की सैलरी लाकर ना तुम मेरे हाथों में रखोगे, और अगर नहीं दी तो फिर सोच लेना वो चाकू और मेरा विधवा होना। तो अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथों में है, और आगे से जब भी तुम्हारी पत्नी पैसा मांगे ना, तो उसकी आधी जुबान पर ही रख देना। अब जाओ और खाना बनाओ, भूख लगी है मुझे। सुजल बेचारा कशक की बातों का जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप रसोई में खाना बनाने चला जाता है।